हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी बीच ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं शिवराज और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप बस वीडियो को एंड तक पीसफुली देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पर जो अट्रैक्शन एंड जो रिपल्सन फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लगेगा और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। दोस्तों, सबसे पहले कूलॉम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हुए इन सारी बातों को सिस्टेमेटिकली समझाया था, ठीक है। और हम सभी को पता है कि कूलॉम जी के सम्मान में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका SI यूनिट कूलॉम के नाम से दिया गया था। आइए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक कूलॉम्स लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, the electrostatic force of interaction between two static point charge is directly proportional to product of charges inversely proportional to the square of distance between them and act along the straight line joining the two charges। कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके, ठीक है। If two point charges Q1 and Q2 separated by a distance r, let F be the electrostatic force between them, then according to Coulomb's law F is directly proportional to Q1 into Q2 and F is inversely proportional to R square। और हम इसको लिख सकते हैं F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square। और यहाँ पर हम जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और कूलॉम कांस्टेंट। K इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन वैक्यूम के लिए, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। और K डिपेंड करता है मीडियम पे और यूनिट सिस्टम पे, ठीक है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में व्यवस्थित लिख सकते हैं, ठीक है। इफ टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, फर्स्ट इन वैक्यूम सेकंड इन ए मीडियम, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। वैक्यूम में जब इन दोनों चार्ज को रखा गया है R डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F0 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो वैक्यूम की परमिटिविटी है, ठीक है। अब उन दोनों चार्ज को R डिस्टेंस पे ही मीडियम में रखते हैं, तो मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हो जाएगा FM। M से हमने डिनोट किया यहाँ पर FM से, ठीक है। M डिनोट करता है मीडियम को, ठीक है। FM इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन R है वो डिनोट करता है उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम मीडियम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं F0 अपॉन एप्सिलॉन R, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो टर्म है वो बन जाएगी F0 अपॉन एप्सिलॉन R। कहने का मतलब ये है सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पे पहले वैक्यूम में रखते हैं और फिर उन्हीं चार्ज को एक मीडियम में रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मीडियम में वो निर्वात में जो यानी वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका 1/एप्सिलॉन R गुना होता है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कुछ स्पेशल वर्ड आपने सुने हैं, जैसे पॉइंट चार्ज, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इन सब के बारे में हम यहाँ पर इजी वे में समझेंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। दोस्तों, कूलॉम लॉ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था और आप सभी को पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं किस प्रकार हम कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज है जिनको वैक्यूम में एक निश्चित डिस्टेंस पे रखा गया है और इनकी पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी काम में लिया है। ओरिजिन से चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर हमने लिया है और चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने डिनोट किया है R2 वेक्टर से। इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम दो अलग अलग वेक्टर के रूप में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जो है हम ले रहे हैं, ठीक है। यदि हम Q2 से Q1 की तरफ उस वेक्टर को डिनोट करना चाहते हैं तो उसका जो नोटेशन है वो हम काम में लेते हैं R12 वेक्टर की फॉर्म है और डायरेक्शन हो जाएगी Q1 की तरफ, ठीक है, Q2 से Q1 की तरफ। और यदि हम इसको डिनोट करना चाहते हैं Q1 से Q2 की तरफ तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे R21 वेक्टर की फॉर्म में। आइए हम देखते हैं किस प्रकार नोट्स में आपको व्यवस्थित लिखना है।
यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 इज डिनोटेड बाई R12 वेक्टर। ठीक है, और इसकी जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू हमने फाइंड की है वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Q2 से Q1 की तरफ है। ठीक है, Q2 से Q1 की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी डिस्टेंस की वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और हम इसको डिनोट कर देंगे R12 वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ क्या होता है कि जो कंटिन्यूस साइड है, ठीक है, वो ऐड होती है, कंटिन्यूस डायरेक्शन वाली जो साइड है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर कंटिन्यूस डायरेक्शन वाली जो साइड है वो है R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, और ये इक्वल होगी जो साइड इनको क्लोज करती है। तो ये देखो R1 वेक्टर वाली जो साइड है इसको क्लोज कर रही है, तो इक्वल हो जाएगी R1 वेक्टर के। ठीक है, जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा R12 वेक्टर इज इक्वल टू, और ये टर्म आ जाएगी इधर। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है। ठीक है, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर भी हम डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार, कोई भी जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12। ये जो R12 है वो डिनोट करेगा इस R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं यदि हम ये जो दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम Q1 से Q2 की तरफ लेते हैं, तो Q1 से Q2 की तरफ लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे Q2 की तरफ। ठीक है, और इसका जो नोटेशन है वो हम काम में लेंगे R21 वेक्टर, और यहाँ पर यदि हम वेक्टर एडिशन लॉ लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आज कंटिन्यूस डायरेक्शन वाली जो साइड है वो हो जाएगी R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, और इज इक्वल टू हो जाएगी ये जो इनको क्लोज कर रही है इस साइड के। ठीक है, R2 वेक्टर के, और जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी R21 इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। और इसके भी यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो हो जाएगा R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21। यहाँ पर जो R21 है वो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ R12 वेक्टर और R21 वेक्टर के बीच केवल और केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू R21। अब हम बात करते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। ठीक है, Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स है इसको हम डिनोट करते हैं F12 वेक्टर से। आप इसको हिंदी में ध्यान रखना, पहले पर दूसरे के कारण फोर्स। ठीक है, F12 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ठीक है, और R12 कैप इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी R12 वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, और यदि हम R12 कैप की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, उसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 क्यूब। स्क्वायर पहले से था, और जब हम यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर ये जो वेक्टर आ जाएगा R12 वेक्टर, और नीचे जो आएगा वो इस स्क्वायर के साथ ऐड होके क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। ठीक है, Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, इसको हम डिनोट कर रहे हैं F21 वेक्टर से, और इसके बारे में भी आप ध्यान रखना, दूसरे पर पहले के कारण फोर्स। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। ठीक है, और R21 कैप। यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू भी हम लिख के इसको कुछ इस फॉर्म में ला सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 क्यूब, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। यहाँ पर हमने जो चार्ज लिए हैं वो सिमिलर कैटेगरी के चार्ज है, और सिमिलर कैटेगरी के चार्ज होने के कारण वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहने का मतलब इनकी डायरेक्शन इस तरीके से है जब ये सिमिलर कैटेगरी के चार्ज है। और यहाँ पर जो अगर ये डिसिमिलर कैटेगरी के चार्ज होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो ये फोर्स लगा रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर ये जो है दोनों फॉर्मूले किसी भी सिचुएशन में वैलिड है। ठीक है, बस यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता। ठीक है, यहाँ पर R12 वेक्टर आ रहा है तो यहाँ पर R21 वेक्टर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस R12 वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
वी कैन राइट F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि कोई दो चार्ज पार्टिकल द्वारा एक दूसरे पर जो लगाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्शन में अपोजिट होता है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। ठीक है, चाहे वो सिमिलर चार्ज हो चाहे डिसिमिलर चार्ज हो। ठीक है, दोनों के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है और हम कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक में जो हमने कुछ स्पेशल वर्ड के बारे में बात की थी उनके बारे में। ठीक है, पॉइंट चार्ज। इफ द साइज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम देन दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं और उनको बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा गया है और ये जो डिस्टेंस है उनकी साइज़ की तुलना में क्या है, कम है, तो हम उन ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड परमिटिविटी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। ठीक है, जैसे कोई दो चार्ज है उनके बीच में हमने पहले वैक्यूम रखा है, फिर कोई अदर मीडियम लेके आते हैं, तो कितनी वो मीडियम है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्रिएट करते हैं उनसे वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, उसके कारण जो वो एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे वो भी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी वैक्यूम की तुलना में है कम हो जाएगी। इसके बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पर। ठीक है, 1/ε r गुना कम हो जाती है। ठीक है, तो परमिटिविटी है उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, और फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। कुछ और बातें हम इसके बारे में जानते हैं। परमिटिविटी इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट है वो होता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका अदर जो यूनिट होता है वो फेरेड पर मीटर। ठीक है, नॉट फेराडेज, यहाँ फेराडे नहीं है, फेरेड है। ठीक है, फेरेड पर मीटर। ठीक है, कैसे ये यूनिट आया इसका, तो यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि कैसे आया। जैसे कि आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। जब हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे इस फॉर्म में, जैसे एप्सिलॉन नॉट में बनाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है Q1 इंटू Q2 दोनों की जो यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट हो जाएगी सबसे ऊपर हो जाएगा हमारे पास कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, फोर्स की होती है न्यूटन, और ये यहाँ पर अपॉन में है तो इसको अपन अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, स्क्वायर है तो हम इसको अपॉन में ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्लियरली ये जो यूनिट हो जाएगी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे Q1 इंटू Q2 है तो डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूले की जब हम बात करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कूलॉम है ये, ठीक है, कूलॉम का हम लिख सकते हैं AT, और यहाँ पर ये जो Q2 है वो भी चार्ज है। ठीक है, इसका भी हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं AT। ठीक है, यहाँ पर 4 पाई एक कांस्टेंट है तो इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है हमारे पास m1L1T-2, और ये जो है डिस्टेंस r, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो हम लिख सकते हैं L2 के रूप में। ठीक है, जब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो टर्म है हमारे पास L1 है और L2 है तो ये बन जाएगा L3। ठीक है, नीचे, और यहाँ पर जो टर्म है माइनस में है T-2 तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पर जो प्लस वाली टर्म्स है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, और क्लियरली हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा m-1 L-3 T4 और A2। तो ये है हमारे पास परमिटिविटी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसको एक्सपेरिमेंट द्वारा फाइंड किया गया है, और उसकी वैल्यू है 8.855 इंटू 10⁻12 है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, द फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डिक्रीज्ड रिलेटिव टू वैक्यूम। ठीक है, और इसके हम जो डेफिनेशन दे सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम वैक्यूम भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एप्सिलॉन r। कहने का मतलब उस सब्सटेंस या फिर उस मीडियम की जो परमिटिविटी है, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो रेशियो है
वैक्यूम से, वो क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये क्वांटिटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर दो सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज़ का रेशियो है। ठीक है, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ की बात करें तो वैक्यूम या एयर के लिए हम इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं। ठीक है, और कंडक्टर जिसमें मेटल्स भी आ जाते हैं उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी होती है इनफाइनाइट। और जब हम बात करते हैं कि दो चार्ज के बीच यदि कोई कंडक्टिव मटेरियल हो, ठीक है, या फिर मेटल हो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके बीच उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडक्टिव मीडियम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज की। ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज की डेफिनेशन भी हम कूलम्ब लॉ से दे सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार देते हैं, 1 कूलम्ब इज द चार्ज व्हेन वी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 कूलम्ब वह चार्ज है जिसको निर्वात में रखा गया है और कोई अनदर चार्ज है इसके सामने सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, जिसको ये क्या करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन से रिपल करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कूलम्ब लॉ में हमने कोई दो पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात की थी। यदि 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज है तो वहाँ पर जो किसी एक चार्ज पे जो लगने वाला जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के माध्यम से। आइए देखते हैं क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिजल्टिंग फोर्स ड्यू टू द अदर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज ड्यू टू ईच अदर चार्ज ऑन दैट चार्ज। कहने का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट चार्ज पे अदर पॉइंट चार्ज के कारण जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो इक्वल होता है उन सभी पॉइंट चार्जेस के कारण जो लगने वाले इंडिविजुअल जो फोर्सेस हैं उनके वेक्टर सम के। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखा है, मान लीजिए कोई एक हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, जिसमें n चार्जेज है, ठीक है, और उसको वैक्यूम में रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास चार्ज है Q1, Q2, Q3, Qn तक। ठीक है, और हम बात करते हैं Q1 पर जो लगने वाला जो नेट रिजल्टिंग फोर्स है उसके बारे में। तो यहाँ पर Q1 पर जो फोर्स लगेगा Q2, Q3, Qn के कारण, यदि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं F12, F13, F1n तक, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टिंग फोर्स होगा हम उसको कुछ इस प्रकार डिनोट करेंगे, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस F1n वेक्टर। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता है F12 यहाँ पर क्या आएगा, F12 पहले चार्ज Q1 पर Q2 के कारण फोर्स, F13 है चार्ज Q1 पर Q3 के कारण फोर्स, और यहाँ पर जो है F1n क्या है, Q1 पर Qn के कारण जो है फोर्स, उसको हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और इनकी वैल्यू कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे F12 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, क्योंकि 1 और 2 है तो Q1 × Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और ये हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी यूनिट वेक्टर यहाँ पर R12। ठीक है, यहाँ पर अपन 13 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सारी जगह क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इसी प्रकार आगे तक। ठीक है, और हम इसको एज ए समेशन लिख सकते हैं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n 1/4πε0 Q1 QI अपॉन R1 RI का स्क्वायर और R1I। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी फोर्स होगा और जो रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे वहाँ पर हम वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ काम में लेके यहाँ पर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे टॉपिक्स कूलॉम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। यहाँ पर हमने क्लियरली इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल स्टडी बीच को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।